दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि ये बड़े बड़े ऐप्स जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मेटा या फिर इंस्टाग्राम, ट्विटर ये कैसे बनाए जाते हैं? उसके क्रक्स या फिर कोर में जो सिस्टम डिज़ाइन या आर्किटेक्चर है वो कैसे बनाया जाता है? तो ये वीडियो और ये पूरा सीरीज़ हम लोग देखेंगे कि ये बड़े बड़े ऐप्स के फंडामेंटल और बेसिक आर्किटेक्चर कैसे बनाया जाता है और उसके ऊपर ये ऐप कैसे बिल्ड किया जाता है। तो बने रहिए, हम लोग अभी शुरू करने वाले। तो स्टार्टिंग में हम लोग देखेंगे बेसिक्स और बहुत ही फंडामेंटल सिस्टम डिज़ाइन के, तो जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं है या फिर बेसिक लेवल को भी जिसको पता है या फिर जिसको एक कुतूहल या फिर क्यूरियोसिटी है जानने के लिए कि ये बड़े बड़े ऐप्स कैसे बनाए जाते हैं, हम लोग उनके लिए भी ये टारगेट करेंगे। तो इस वीडियो के लिए आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो या ना हो, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये वीडियो देखो और आपको पता चलेगा कि ये क्या है। दूसरी बात, अगर आप कोई सिस्टम डिज़ाइन या आर्किटेक्चर का इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हो, अगर आपको कोई अमेज़ॉन या फिर फ्लिपकार्ट या फिर फेसबुक में आपको इंटरव्यू लाइन पाइपलाइन में है और आप क्रैक करना चाहते हो सिस्टम डिज़ाइन, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए और इसके बाद वाले भी हर एक वीडियो देखेंगे, क्योंकि हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक और फंडामेंटल्स के और हम लोग जाएंगे इंटरमीडिएट टू हाईएस्ट लेवल ऑफ परफेक्शन के लिए। इसमें हम लोग हर तरह के लाइव एग्जांपल्स, लाइव एप्स हम लोग देखेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, हम लोग साइड बाय साइड पैरेलली हम लोग हर तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बेसिकली फ्रॉम मीन स्टैक जैसे एंगुलर, आयोनिक, AWS, जावास्क्रिप्ट, नोड.js, मोंगोडीबी, अन्य तरह के हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और फ्रेमवर्क भी हम लोग ये सीज़न में कवर करेंगे। तो बने रहिए दोस्तों और चालू करते हैं हमारी सीढ़ी परफेक्शन के लिए। और जैसे कि मैंने कहा, आपको कोई भी ज़रूरत नहीं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो या ना हो, ये वीडियो देखने के बाद आप अपने आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीख जाओगे। तो आज हम लोग सीखेंगे सिस्टम डिज़ाइन और आर्किटेक्चर। ये वीडियो देखने के बाद आपको बेसिक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, स्केलिंग में वर्टिकल स्केलिंग, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, लोड बैलेंसिंग, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल, ये सब आपको समझ में आएगा और अब बेसिक आपको बैकग्राउंड पता चलेगा सिस्टम डिज़ाइन और आर्किटेक्चर का। इसका इंग्लिश वर्जन भी जल्दी ही निकल रहा है, तो सब्सक्राइब कीजिए। और दूसरी बात, मतलब इसके आगे के वीडियोस एपिसोडिक फॉर्म में, कंटिन्यूटी फॉर्म में होते जाएंगे, तो ये बेसिक लेवल के है। इसके आगे और हायर लेवल सिस्टम डिज़ाइन के वीडियोस और लाइव इंटरव्यू सेशंस भी हम लोग करेंगे। तो बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता क्या है? बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ये होता है कि एक कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं जो कहीं पे तो रखे जाते हैं और वो अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे AWS हो गया, GoDaddy या होस्टिंगर, ये नाम तो काफ़ी पॉपुलर है, आपने सुने रहेंगे। तो उनके अलग अलग जगह पे उनके सेट ऑफ कंप्यूटर्स रखे जाते हैं जो कि हम लोगों को रेंट करते हैं ताकि हम अपना कोड या अपना सॉफ्टवेयर उधर रखें और पब्लिकली वो कोड एक्सेसिबल हो। तो फ़र्ज़ कीजिए आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया जो कि OCR है, माने जो इमेज को रीड करके उसका टेक्स्ट या एक्सट्रैक्ट कर पाएगा या फिर PDF का टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करके हम नोटपैड में लाएगा। सपोज़ ऐसा एक आपने सॉफ्टवेयर बनाया, तो ये सॉफ्टवेयर आप अपने पर्सनल कंप्यूटर पे तो रखोगे नहीं, राइट? क्योंकि पर्सनल कंप्यूटर पे आप लोगों को एक्सेस दोगे नहीं आपका कोड यूज़ करने के लिए। तो आप ये कोड कहीं पे तो रखोगे ताकि लोग वो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे और आप पैसे कमा पाओगे। तो ये सॉफ्टवेयर रखोगे आप डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम या क्लाउड सर्वर पे। जैसे कि मैंने बताया कि एक सेट ऑफ कंप्यूटर्स, नॉर्मल कंप्यूटर्स जैसे ही रहते हैं लेकिन अलग जगह पे रहते हैं ताकि लोग उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो ये सॉफ्टवेयर आपने एक बार रखा, तो अभी ये रखने के बाद सॉफ्टवेयर आप आगे क्या करोगे कि APIs के थ्रू आप लोगों को एक्सेस दोगे। अभी API क्या रहता है? API एक, सपोज़ सामान्य भाषा में बोलेंगे हम लोग तो URL, जैसे एग्जाम्पल के लिए Instagram/Reel/ ऐसा कुछ तो होगा। तो वो जो URL है वो पूरे URL को हम लोग API कहेंगे और ये URL को आप जब हिट करते हो तो आपको जो रिस्पॉन्स मिलता है तो आपको Instagram के रील्स मिलते हैं। ये एकदम बेसिक एग्जाम्पल हो गया। तो अभी हम लोग हमारे स्क्रीन पे जाते हैं। तो सपोज़ ये यूज़र है और हमने हमारा कोड ये सर्वर पे रखा है, राइट? तो ये रिक्वेस्ट है कि हमारा सॉफ्टवेयर को ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि इमेज को रीड करके टेक्स्ट हमको रिस्पांस मिले और ये रिस्पांस उसको टेक्स्ट में भेज रहा है।
तो ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स साइकिल हो गई। स्टार्टिंग में सपोज़ अपना कंप्यूटर है 4 GB रैम का, राइट। तो 4 GB रैम में स्टार्टिंग में मैं ये नीचे लाता हूँ, और ठीक है। तो 4 GB रैम में स्टार्टिंग में सपोज़ आपके रिक्वेस्ट है 100 रिक्वेस्ट पर मंथ। सपोज़ आपका सॉफ्टवेयर पे लोग आ रहे हैं, मतलब टोटल 100 एक्टिव यूज़र्स है पर मंथ। लेकिन सपोज़ आपका सॉफ्टवेयर थोड़ा पॉपुलर हो गया और 100 के 1000 रिक्वेस्ट पर मंथ, ये जो मैंने लिखा है आप देख पा रहे हो। तो फिर 1000 रिक्वेस्ट पर मंथ वो भी ये बेयर कर पा रहा है। लेकिन सपोज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया 10,000 रिक्वेस्ट पर मंथ, तो ये 4 GB रैम कम पड़ रहा है। तो आप क्या करोगे, बोलोगे कि नहीं भाई ये लोड्स बेयर नहीं कर पा रहा है हमारा सर्वर, तो थोड़ा रैम इंक्रीज़ करेंगे ताकि स्पीड अच्छा मिले। तो अभी ये प्रॉब्लम हम लोग लेके जाएंगे लेटेंसी के लिए। तो लेटेंसी होती क्या है? लेटेंसी एक टाइम गैप है बिटवीन रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। तो जब हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कोई सॉफ्टवेयर को, इंस्टाग्राम हो या कोई भी एप्लीकेशन हो वेबसाइट पे, और कितने देर में वो पेज लोड होता है, मतलब कितने देर में हमको रिस्पॉन्स मिलता है, वो देर को बोलते हैं, वो वक्त को बोलते हैं हम लोग लेटेंसी। अभी ज़्यादा लेटेंसी हो मतलब ज़्यादा टाइम लग रहा है पेज लोड होने के लिए, तो ख़राब बात है। तो हाई लेटेंसी इज़ अ बैड थिंग। लेस लेटेंसी मतलब फटक से पेज लोड हो रहा है, रिस्पॉन्स एकदम जल्दी आ रहा है, तो लेस लेटेंसी इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो बेसिकली करंटली 4 GB रैम 10,000 रिक्वेस्ट पर मंथ बेयर कर नहीं पा रहा है, तो रिस्पांस बहुत देर बाद मिल रहा है, पेज लोडिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो लेटेंसी काफ़ी ज़्यादा है। तो हम लोग ने किया 4 GB रैम का 8 GB रैम, ताकि पावर बढ़ा दी, रैम बढ़ा दिया, तो अभी ज़्यादा रिक्वेस्ट कर पाएंगे। लेकिन समझो अभी 1 मिलियन के 5 मिलियंस हो गए सपोज़, राइट। तो अभी 5 मिलियन रिक्वेस्ट हो गए पर मंथ, तो अभी 8 GB रैम भी कम पड़ रहा है, तो हम लोग ने 16 GB रैम किया। तो 5 मिलियन के 10 मिलियन, 10 मिलियन के सपोज़ 50 मिलियन, तो हर वक्त हम लोग रैम बढ़ाते जाएंगे। लेकिन ये पूरे सिस्टम में एक नहीं, 2 डिसएडवांटेज है। पहला डिसएडवांटेज ये है, इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। सपोज़ आपका ये जो सर्वर है क्रैश हो गया, या फिर सपोज़ शॉर्ट सर्किट हो गया, या फिर कुछ फेलियर आ गया जिसके वजह से वो कंप्यूटर बंद पड़ गया, बैटरी ख़त्म हो गई, कुछ भी अनफोर्सिन सिचुएशन आ गई और कंप्यूटर बंद पड़ गया। अब एक कंप्यूटर में ही सॉफ्टवेयर रख गए तो होगा क्या, आपका सिस्टम डाउन हो जाएगा और आपका डाउन टाइम चालू हो जाएगा। माने अगर कोई यूज़र आपका सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहेगा तो आप उसको बोलेंगे कि करंटली आवर सिस्टम इज़ डाउन एंड वी आर वर्किंग फॉर इट्स मेंटेनेंस एंड वी विल बी बैक सून, ऐसा कुछ आप मैसेज दे दोगे आपके यूज़र को। लेकिन ये कितना कन्वीनियंट है, हर वक्त आपका सिस्टम डाउन होगा तो आपके ओवरऑल बिजनेस पे या इकोनॉमी पे फ़र्क पड़ेगा। दूसरी चीज़, अगर सपोज़ ये सर्वर है एशिया में, सपोज़ ये सर्वर हमने एशिया में रखा है, किधर, मुंबई में रखा है सपोज़, राइट। तो अभी कोई एक बंदा है और ये बंदा भी है शायद पुणे में, पुणे मुंबई के बाजू में ही आता है। लेकिन सपोज़ आपके सॉफ्टवेयर का एक्सेस लोग बाहर देश से भी कर रहे हैं। सपोज़ कैलिफोर्निया से आपको, मतलब जो एक यूज़र है जो कैलिफोर्निया में बेस्ड है, उसने भी आपका सॉफ्टवेयर यूज़ करना चालू कर दिया, तो ऑल द वे फ्रॉम यूएस से आपका मुंबई में रिक्वेस्ट आ जाएगा फॉर एक्सेसिंग द सॉफ्टवेयर, और इसके वजह से वो जो रिस्पॉन्स है वो ऑल द वे फ्रॉम मुंबई इट गोज़ बैक टू द यूज़र विच इज़ बेस्ड इन कैलिफोर्निया। तो ऑफकोर्स टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इरिस्पेक्टिव रैम कितना भी हो, 32 GB हो या 64 GB हो रैम, कितना भी पावरफुल सिस्टम की ना हो, लेकिन वो जो ट्रैवलिंग का वो जो वक्त है, सपोज़ ये हम लोग, ये एक उदाहरण है, सपोज़ इधर 1000 मिली सेकेंड्स हो गए, तो यहाँ पे 50,000 मिली सेकेंड्स आएंगे। ये एक सिर्फ उदाहरण है, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम है। तो हम लोग क्या करेंगे,
ये स्केलिंग को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल स्केलिंग। मतलब एक ही कंप्यूटर को हमने अपग्रेड किया, 4 GB रैम, 8 GB रैम, 16 GB रैम, 32 GB रैम, फिर हार्ड डिस्क भी बढ़ाई, 1 TB हार्ड डिस्क, 10 TB हार्ड डिस्क, HDD से हम लोग HDD पे गए, तो एक ही कंप्यूटर को हमने अपग्रेड किया, इसको बोलते हैं वर्टिकल स्केलिंग। वर्टिकल मतलब अपवर्ड्स। तो इसका सॉल्यूशन है इसके दो ड्रॉबैक्स हम लोग ने देखे। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर मतलब अगर ये सर्वर क्रैश हो गया तो सिस्टम बंद, और दूसरा मतलब लेटेंसी, हाई लेटेंसी। मैंने अगर यूज़र अलग रीजन में है और बहुत दूर सिचुएटेड है तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स टाइम ज़्यादा लग रहा है, माने लेटेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये दो प्रॉब्लम्स है वर्टिकल स्केलिंग में। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। तो जैसे कि नाम है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, हम लोग साइडवेज, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है साइडवेज एक्सपांड होना। तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये अभी नंबर ऑफ़ यूज़र्स बहुत ज़्यादा है, और एक कंप्यूटर के जगह हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या करता है, एक से ज़्यादा कंप्यूटर यूज़ करता है। तो सपोज़ हमने एक कंप्यूटर यूज़ किया मुंबई में, जो कि एशिया में है, राइट। दूसरा कंप्यूटर हमने इंस्टॉल किया सिडनी में, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, और तीसरा कंप्यूटर हमने यूज़ किया न्यूयॉर्क, जो कि यूएसए में है। तो 3 अलग अलग रीजन्स में हमने कंप्यूटर इंस्टॉल किए। राइट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि अलग अलग 3 रीजन्स में हम लोग ने कंप्यूटर इंस्टॉल किए। तो अगर सपोज़ क्लाइंट आ गया हमारा मुंबई से, तो वो राउट होगा एशिया के इसमें। यूएस से अगर हो गया तो वो यूएस के कंप्यूटर पे राउट होगा, और अगर सिडनी से आया तो ऑफकोर्स सिडनी के कंप्यूटर पे राउट होगा। और ये हिसाब से अपने को रिस्पांस टाइम कम होगा। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। तो इससे दोनों चीज़ें सॉल्व होती है। एक तो लेटेंसी कम, मतलब कम वक्त में अपने को रिस्पांस मिलता है, और दूसरी बात मतलब फॉल्ट टॉलरेंस। अगर एशिया का कंप्यूटर अगर बंद पड़ गया, तो सपोज़ ये सारे रिक्वेस्ट अभी जो मुंबई के, पुणे के, जो कि इंडिया या फिर चाइना, सिंगापुर के जो रिक्वेस्ट है, वो जो एशिया के कंप्यूटर में जा रही थी, तो वो फॉर द टाइम बिंग, सपोज़ ये पूरा कंप्यूटर अपना क्रैश हो गया, तो वो फॉर टाइमिंग क्या करेगी, वो सारे रिक्वेस्ट जाएंगे उसके नियरेस्ट सर्वर पे सिडनी। तो भले ही रिस्पॉन्स टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन अपना सर्वर डाउन नहीं है कभी भी। तो फॉल्ट लेटेंसी और फॉल्ट टॉलरेंस दोनों हैंडल हो गए। और अगर दूसरी बात मतलब कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है। अगर समझ आपका 50 मिलियन के रिक्वेस्ट से अपना नीचे आ गया 1 मिलियन 10,000 रिक्वेस्ट, तो 2-3 सर्वर्स हम लोग कम कर सकेंगे, क्योंकि अभी इतनी ज़रूरत नहीं है। तो ये एक अच्छी बात होगी। अभी आते हैं लोड बैलेंसिंग पे। लोड बैलेंसिंग क्या होता है कि पता कैसे चलेगा कि कौन से सर्वर पे ये रिक्वेस्ट राउट होगी, एशिया के या यूएस के या फिर ऑस्ट्रेलिया के। तो ये डिटरमाइन करने के लिए, ये डिसाइड करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं लोड बैलेंसर। बेसिकली लोड बैलेंसर एक सिस्टम है या फिर पीस ऑफ कोड है जो डिटरमाइन करता है कि कौन सा कंप्यूटर यूज़र के लोकेलिटी से नियरर है और कौन सा सर्वर पे लोड कम है। मानो अगर एशिया में ही, मुंबई में ही 2 अलग अलग जगह पे कंप्यूटर रखे हुए हैं, राइट, कंप्यूटर 1 और कंप्यूटर 2, तो एक ही रिक्वेस्ट दोनों जगह नहीं जाएंगे क्योंकि दोनों मुंबई में है। तो वो क्या देखता है कि मुंबई के दोनों कंप्यूटर में से एक ही रीजन में कौन सा सिस्टम पे लोड कम है, कौन से ज़्यादा है। तो ये अलग अलग फैक्टर्स रहते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सा रिक्वेस्ट कौन से सर्वर पे जाएगा। तो वो काम करेगा लोड बैलेंसर। मैं अभी आपको एक हॉरिजॉन्टल स्केलिंग और वर्टिकल स्केलिंग का एक इमेज दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये होता क्या है। तो आप देख पा रहे हो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग मतलब एक ही कंप्यूटर को हमने अपग्रेड किया, रैम बढ़ाया, सीपीयू पावर बढ़ाई, एक ही कंप्यूटर को। लेकिन जैसे कि मैंने बोला, अगर वो सिस्टम डाउन हो गया तो पूरा सॉफ्टवेयर डाउन, आपका मेंटेनेंस पे चला जाएगा और बेसिकली आपके बिजनेस पे अफेक्ट होगा। ये सॉल्व करने के लिए हॉरिजॉन्टल स्केलिंग मतलब सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर तो है ही कि अगर एक सिस्टम डाउन हो गया तो
सिस्टम बन, लेकिन लेटेंसी भी ज़्यादा है। अगर वो एक कंप्यूटर मुंबई पे है और यूएस के इंसान ने अगर रिक्वेस्ट किया वो सॉफ्टवेयर, तो लेटेंसी ज़्यादा है, वक्त ज़्यादा लग रहा है रिस्पॉन्स। तो हम लोग कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में अलग अलग कंप्यूटर अलग अलग रीजन में, और बेस्ड ऑन उनका कितना लोड है, कितना प्रॉक्सिमिटी है, वो सिस्टम वैसे रिस्पॉन्स करेगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोगों ने सक्सेसफुली ये चैप्टर, ये एपिसोड कंप्लीट किया है, जिसमें हम लोग ने देखा हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, वर्टिकल स्केलिंग, फॉल्ट टॉलरेंस, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, लेटेंसी, अन्य सारी चीज़ें क्या होती है, जो कि बेसिक्स है सिस्टम डिज़ाइन के लिए। आपको बस इतना ही करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि अगला वीडियो आने के बाद आपको तुरंत पता चले और आप कोई भी वीडियो मिस ना करो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो पाए और बाकी लोगों को भी पता चले। थैंक यू दोस्तों, बाय।